तो फिल्म की शुरुआत हमें एक काफी सैड बीजीएम से दिखाई जाती है, वो भी मदरशिप के इंजन को दिखाते हुए, जिससे हमें ये समझ आता है कि मदरशिप का इंजन काफी ही उदास है क्योंकि कमांडर की लाइफ बच चुकी है, जिसे हम देख पाते हैं कि उसके साइंटिस्ट बचाने में कामयाब हुए हैं जो जालों से लिपटा होता है, और वो उड़ते ही अपने साथी को कहता है कि उन्हें उनका शिप वेल्ड की तरफ मुड़ना है। जिसके बाद हमें वेल्ड दिखाया जाता है जहाँ कोरा अपने सभी साथियों के साथ लौट तो चुकी है, लेकिन इस बार जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया ही था कि वो अकेली नहीं बल्कि लोगों के पीछे कुछ हॉक्सॉ लगे हुए हैं, और गांव पहुंचते ही वो सभी लोगों को ये खुशखबरी देते हैं कि उन लोगों ने कमांडर को खत्म कर दिया है। पर ये सच नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि कमांडर जिंदा है, जिसकी कंफर्मेशन एरिस को भी तब मिलती है जब उसकी बातचीत कमांडर के साथी से होती है, जो उसे बताता है कि वो लोग जल्द ही वेल्ड की तरफ पहुंच रहे हैं, वो भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर। जो बात जाकर एरिस, कोरा और बाकी सभी को बताता है, जो सुन वो सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन वही हम जनरल टाइटस को देख पाते हैं, जो हेगन को कहकर सभी गांव वालों को एक साथ जमा करवाता है ताकि वो उन लोगों से बातचीत कर सके। और हम देख पाते हैं कि जनरल टाइटस उन्हें समझाता है कि उन्हें लड़ने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, जिसके लिए वो लोग जल्द से जल्द अपने धानों को जमा करने का डिसीजन बनाते हैं ताकि वो उनका हथियार और साथ ही उनका ढाल बन सके। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि कोरा और गुनर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, जिसके साथ साथ गुनर उससे पूछता है कि वो 2 साल पहले इस प्लेनेट पर आई क्यों थी, यानी कि उसकी मजबूरी क्या थी जो उसे इन सभी लोगों से छुप कर रहना पड़ा। जिसके बाद हमें और साथ ही गुनर को पता चलता है कि कोरा यहाँ ऐसे ही नहीं आई, बल्कि उसने अपनी जान बचाकर यहाँ आना चुना, जिस वजह से वो उसे बताती है कि किंग को ये पता चला कि बेलिसेरियस कत्ले आम करे जा रहा है, जिस वजह से उन्होंने उसे सोल्जर के पद से हटाकर राज शासन के लिए लगा दिया, जिसमें बेलिसेरियस और माहिर निकला, और उसने ये मंसूबा बना लिया कि वो ईसा के साथ साथ किंग और क्वीन को भी खत्म कर देगा, वो भी तब जब प्रिंसेस ईसा अपने पहले शाही काम के लिए जाएगी। और हम देख भी पाते हैं कि बेलिसेरियस ने बाकी और राज्य नेताओं के साथ मिलकर किंग और क्वीन को तो खत्म कर दिया, लेकिन ईसा को मारने की जिम्मेदारी उसने अपनी बेटी अर्थलियस को दी, यानी कि कोरा को, जो कोरा करना तो नहीं चाहती थी, पर बेलिसेरियस ने उसे जैसे कि बचपन से पाला था और उसे अपनी बेटी मानता था, तो उसके लिए उसे ऐसा करना पड़ा, जो करने से पहले उसके हाथ डगमगा रहे थे, जिस वजह से ईसा ने उसे कहा कि उसने उसे माफ किया, जबकि कोरा ऐसा नहीं चाहती थी, और उसे मारते ही हम एक रोशनी देख पाते हैं, जिसके साथ साथ बेलिसेरियस ने उसे किंग और क्वीन के साथ साथ ईसा का मर्डरर बना दिया, जिस वजह से वहाँ के सैनिक उसे पकड़ने लगे। पर आर्थेलियस यानी कि कोरा इतनी काबिल थी कि वो उन सभी को मार वहाँ से भागने में कामयाब हुई, और तब से ही वो वेल प्लेनेट पर रह रही है। और फिर दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि सभी गांव वाले अपनी फसलों को काटना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द वो खुद को और इस गांव को बचाने की प्रिपरेशन कर पाए। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कमांडर अब और इलाज करना नहीं चाहता, जिस वजह से वो अपने साइंटिस्ट से कह रहा है कि उसे जाने की इजाजत दे दी जाए, पर वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे, जिस वजह से वो उन सभी पर काफी चिढ़ जाता है। और जैसे ही उसका साथी उसके पास पहुंच उसे आजाद करने के लिए कहता है, तो वो बाहर निकलते ही एक साइंटिस्ट को खत्म कर देता है, जो उसे वहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि एडमिरल के सीने पर एक निशान रह गया था, जो उसे और किसी ने नहीं बल्कि कोरा ने दिया था, जिसे अब वो हटाना नहीं चाहता और उसे ऐसे ही रहने देना चाहता है ताकि वो उसे याद कर अपने बदले को याद कर सके। जिसके बाद ये सीन मूव होता है वेल्ड की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि सभी लोग अनाज को यानी कि फसलों को काटने में काफी व्यस्त है। जिस बीच हम ये भी देख पाते हैं कि बच्चे नेमेसिस को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि जनरल टाइटस अपने साथियों से ये कहते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो लोग किसके साथ लड़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत वो खुद से करते हैं और बताते हैं कि कुछ साल पहले वो एक जनरल हुआ करते थे जिनकी एक पूरी टीम थी, और बेलिसेरियस ने उसे एक राज्य पे हमला करने के लिए भेजा था जो उनके खिलाफ हो चुके थे। पर वहाँ पहुँचते ही जनरल टाइटस ने ये डिसीजन लिया कि वो लोग उनके खिलाफ लड़ेगी, यानी कि बेलिसेरियस के खिलाफ, जो उसके साथ ही करने को तैयार तो हो गए थे, लेकिन जंग का माहौल देख जनरल टाइटस ने अपने हथियार डालने का डिसीजन कर लिया ताकि वो खुद को बंदी और अपने साथियों को आजादी दिला पाए। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बेलिसेरियस ने उसकी आंखों के सामने ही उसके सारे साथियों को खत्म कर दिया, जबकि जनरल टाइटस का डिसीजन था कि वो बेलिसेरियस के खिलाफ जाएगा, जिसमें उसका साथ उसके साथियों ने दिया, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें मिली सिर्फ मौत, वो भी जनरल टाइटस के हथियार डालने के कारण, जिस वजह से ही वो इतने सालों
तक खुद को उनकी सजा देता आया है, लेकिन इस बार वो हथियार नहीं डालेगा बल्कि उनका डटकर सामना करेगा। जिसके बाद मिलियस अपनी कहानी बताती है कि मदरवर्ल्ड की शिप उनके प्लेनेट पर आए थे उन पर कब्जा करने के लिए, जहाँ के कुछ लोगों ने सरेंडर करने का डिसीजन बना लिया था क्योंकि वो लोग उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते थे। और तब से ही मिलियस और उस जैसे काफी सारे लोगों को अलग अलग प्लैनेट्स पर बांट दिया गया ताकि वो लोग मजदूर जैसे काम कर सके, जिसमें मिलियस ऐसे ही काफी सालों तक काम करती रही। लेकिन एक दिन बागियों की एक टोली उसी प्लेनेट पर आ पहुंची जहां मिलियस काम कर रही थी और उन लोगों ने मिलियस के साथ साथ काफी और लोगों की जान बचाई थी, जिस कारण मिलियस ने उन लोगों का साथ देने का डिसीजन बनाया और तब से ही वो उन रिबेल्स के साथ थी। और फिर नेमेसिस उन सभी को बताती है कि मदरवर्ल्ड की शिप ने उन लोगों के विलेज पर भी हमला किया था जो गांव उनका मछुआरों का था और वो अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मदरवर्ल्ड के लोगों ने वहाँ एक भी शख्स को बख्शा नहीं, जिस वजह से नेमेसिस ने उन लोगों के खिलाफ खड़े होने का डिसीजन बनाया क्योंकि काफी साल पहले वो सभी एक वॉरियर हुआ करते थे और उसी कारण उसने डिसीजन लिया कि वो अपना दूसरा हाथ भी कट कर देगी ताकि वो दर्द उसे अपने बदले की याद दिला सके, जो उसने किया भी। और उसके बदले उसने एक मैकेनिक आर्म लगा ली। साथ ही अपने पूर्वजों के हथियार की मदद से उसने खुद को ट्रेन किया ताकि वो मदर वर्ल्ड से बदला ले सके। जिसके बाद तारक बताता है कि वो एक राजा का बेटा है जो खुद मदर वर्ल्ड गए थे अपनी शर्तें बताने के लिए, लेकिन उन लोगों ने वापस उसके फादर का शरीर और साथ ही बगावत का पैगाम भेजा, जिस वजह से उसकी मदर ने तारक को कहा कि अब उसकी वर्ल्ड की जिम्मेदारी सिर्फ उस पर है, जिस वजह से उसने बगावत के दिन तारक को वहाँ से जाने के लिए कहा ताकि वो उसके ब्लड लाइन को कंटिन्यू कर सके। और उसके सामने ही उसकी माँ ने अपनी जान ले ली ताकि वो मदर वर्ल्ड के हाथों मारी न जाए। और तब से ही तारक खुद को छुपाता आया है ताकि वो किसी न किसी तरीके से अपना बदला ले सके और साथ ही अपने प्लेनेट वापस जा पाए जहाँ से वो एक नई शुरुआत कर सके। जिसके साथ साथ कोरा भी उन लोगों से बातचीत तो करती है लेकिन अपनी पूरी और सही कहानी उन्हें नहीं बताती। जिसके बाद सभी लोग दूसरे दिन फिर से अपने कामों पर लग जाते हैं और फाइनली फसल जमा करने का काम खत्म हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग रात में सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही हम देख पाते हैं कि सैम उन सभी लोगों को यानी कि कोरा, तारक, गुनर, जनरल टाइटस, नेमेसिस और मिलियस को उपहार देती है उनकी बहादुरी के लिए और साथ ही उनके गांव वालों का साथ देने के लिए। और उन सभी के सेलिब्रेशन को दूर से हम देख पाते हैं कि जिमी नोटिस कर रहा है। वही बात करें सैम और एरिस की तो हम नोटिस कर पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, जिन्हें दूर से बैठकर यानी कि गांव वालों पर नजर हॉक्सॉ ने रखी हुई है, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो लोग मदर वर्ल्ड को देने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही दूसरे दिन सभी लोग लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं, जिस बीच हम देख पाते हैं कि कोरा अपनी शिप लेकर उन लोगों के सामने आ पहुंचती है, जिस पर नजर हॉक्सॉ की पड़ जाती है और वो लोग ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही कमांडर तक पहुंचाने वाले ही होते हैं तो वहाँ जिमी पहुंच उनके उस कनेक्शन को बीच में ही तोड़ देता है, वो भी हॉक्सॉ को खत्म करते हुए। जिसके साथ साथ वो इस बारे में कोरा को भी बताता है, वो भी तब जब वो अपनी शिप को छुपाने के लिए वाटरफॉल आ पहुंचती है, जिस वजह से वो वहाँ से निकल सीधा जनरल टाइटस के पास पहुंच उसकी इन्फॉर्मेशन दे देती है और ये भी बताती है कि शायद कमांडर को उनके प्लान के बारे में पहले से ही पता है, जिस वजह से वो लोग ये डिसीजन लेते हैं कि एक टनल बनाएगी जिसकी मदद से उसके अंदर काफी सारे हथियार रख यानी कि एक्सप्लोजिव रख इस गाँव को बचाने की कोशिश करेगी। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो दिन भी आ गया है जब कमांडर वेल्क तक पहुंच चुका है, जो आते ही कोरा से मिलता है और कोरा उसे कहती है कि वो अनाज ले जाए और इन सभी की जान बख्श दे अगर वो खून बहाना नहीं चाहता तो। जिसके जवाब में कमांडर उसे यही कहता है कि वो इसके लिए रेडी है, लेकिन उसकी एक और शर्त है कि वो अपने साथ सिर्फ अनाज नहीं बल्कि उसे भी ले जाना चाहता है, जिसके लिए वो रेडी हो जाती है। और गुनर को गुड बाय कहने के लिए जैसे ही पहुंचती है तो वो उसकी जेब से गन निकाल हमले का संदेश दे देता है, जिस कारण वहाँ जंग शुरू हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि सभी लोग अपनी जी जान लगा देते हैं गांव को बचाने के लिए, जिस बीच कोरा और गुनर को हम देख पाते हैं जो दोनों ही पुराने सैनिकों के कपड़े पहन मदरशिप में घुसने में कामयाब होते हैं, जहाँ जाकर वो लोग मदरशिप को ही डिस्ट्रॉय करने वाले हैं ताकि ये सिलसिला ही खत्म हो जाए। और हम देख भी पाते हैं कि वो लोग मदरशिप में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि नेमेसिस बच्चों और औरतों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठती है, जिससे सभी लोग काफी ही दुखी है। और वही हम मदरशिप में देख पाते हैं कि कोरा इंजन रूम तक पहुंच चुकी है जहां उसने बॉम्ब्स लगा दिए हैं। और साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि मदरशिप का इंजन उससे बात कर रहा है और उसे ये कह रहा है कि उसे पता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं, तो वो उसे इसके लिए माफ कर रही है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि वो एक दिन उसकी
बहनों को जगाएगी। जिसके बाद क्या उसके बारे में वहाँ के कुछ लोगों को पता चल जाता है और वो लड़ते हुए सीधा इंजन रूम की तरफ यानी कि कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने का डिसीजन बनाती है। और वही हम देख पाते हैं कि नीचे जंग में शामिल जिमी भी हो गया है जो गांव वालों का साथ दे रहा है। जिसके साथ साथ कमांडर ने ये डिसीजन लिया है कि वो और लड़ना नहीं चाहता, साथ ही बचे हुए खुद के सैनिकों के साथ साथ वो उस वेल्ड को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए फायर का वो आदेश दे देता है। लेकिन कोरा के रहते वो लोग वेल्ड को तबाह नहीं कर पाते, जिनका एम चूक जाता है और वो पूरे कंट्रोल रूम को बर्बाद कर देती है और साथ ही मेन रूम को भी, जिसे कमांडर के साथी की यानी कि मैनेजर की मौत हो जाती है और कमांडर वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। और मदरशिप की थोड़ा थोड़ा बर्बाद होने का नजारा नीचे से सभी गांव वाले देख रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि कोरा अपना काम करने में कामयाब हो रही है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि वो गुनर के पास पहुंचे और यहाँ से निकले उससे पहले ही उसका सामना कमांडर से हो जाता है जो गुनर को घायल कर देता है। जिसके बाद हमें कमांडर और कोरा के बीच एक फाइट दिखाई जाती है जिसमें वो ऑलमोस्ट हारने ही वाली होती है, तो वहाँ गुनर उसकी हेल्प करता हुआ पहुँचता है, वो भी कमांडर को पीछे से स्टैब करते हुए। जिसके साथ साथ शिप भी बर्बाद हो रहा है, तो नहीं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। लेकिन जाने से पहले कोरा कमांडर के सर को धड़ से अलग कर देती है ताकि कमांडर के बचने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। जिसके साथ साथ वो वेल्ड तो आ पहुँचती है, पर अनफॉर्चुनेटली शिप से उतरते ही वो देख पाती है कि गुनर की हालत ठीक नहीं, जो अपना दम तोड़ देता है। और साथ ही वो नोटिस कर पाती है कि देवरा उन लोगों का साथ देने के लिए वहाँ पहुँच चुकी है और बचे हुए मदरशिप के लोगों को भी खत्म कर रही है। और हम देख पाते हैं कि वेल्ड के लोगों ने अपनी जीत हासिल कर ली है। जिसके साथ साथ वो सभी मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनका साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ कोरा जनरल टाइटस को उसका सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ऑलरेडी उसकी सच्चाई के बारे में पता है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसने प्रिंसेस ईसा को मारा नहीं, बल्कि वो अभी भी जिंदा है। जिस वजह से अब कोरा के पास एक मकसद है, वो भी प्रिंसेस ईसा को ढूंढने का। जिसके साथ साथ वो उसकी मदद से और उसके साथ मिल बाकी और लोगों को भी बचा सकती है, जिसमें इस बार देवरा और जिमी भी उसके साथ हैं। जिसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, वो भी बेलिस एरियस का, जिसे ये पता चलता है कि मदरशिप वेल से टकराकर पूरी तरह तबाह हो चुका है और उनके अनुमान के अकॉर्डिंग वहाँ कोई भी नहीं बचा। जिसका पता बेलिस एरियस को ऑलरेडी है, क्योंकि उसे पता है कि कोरा किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, तो इस शिप में कोई भी बच नहीं सका।